नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है बीसीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। और सब चीज मेरी तरफ से दिखाई सुनाई दे रही है। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखो आपके सामने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन कैलेंडर का है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 10 मई 1997 को मंडे है, तो भाई 10 अक्टूबर 2001 को क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले करना क्या है आप ये समझो। यहां पे क्या कह रहा है कि 10 मई, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि 10 मई 1997 को क्या है भाई, तो 1997 को है यहां पे मंडे। तो ये हमने लिख लिया कि भाई इस दिन हमारा मंडे है और हमें निकालना है 10 अक्टूबर 2001। तो हम यहां पे लिखेंगे 10 अक्टूबर 2001 को क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? हम यहां पर देखेंगे कि 10 मई 1997 10 अक्टूबर 2001 में हम एक काम करेंगे। देखो साल अलग कर लो कोई बात नहीं, लेकिन महीना एक कर दो। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप इसको देखो। हम यहां पे सबसे पहले निकालेंगे 10 मई और साल ले लेंगे 2001 का। तो अब जरा हम आकलन करते हैं। आपको पता है कि हर सामान्य वर्ष में, हर ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन का अंतर होता है और हर लीप ईयर में 2 दिन का अंतर होता है। तो जरा हम चेक करते हैं। 1997 से 2001 के बीच में 98, 99, 2001 यानी 4 साल आएंगे। तो हमने यहां पे लिख लिया 4 साल आएंगे। इस 4 साल में एक लीप ईयर पड़ेगा। कौन सा लीप ईयर पड़ेगा? सन 2000 का, ये पड़ेगा लीप ईयर। और 3 पड़ेंगे हमारे सामान्य वर्ष। तो 3 हमारे हो गए सामान्य वर्ष। हर सामान्य वर्ष में एक दिन, हर लीप ईयर में 2 दिन। तो 3 + 2 यानी ये कितना हो गया? 5 दिन। यानी यहां पे कितने दिन का अंतर आएगा? तो हम ये कहेंगे यहां पे अंतर आएगा 5 दिन का। तो मंडे में 5 दिन जोड़ो या 2 दिन घटा दो, बात एक ही है। तो हम 2 दिन घटाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो मंडे में एक दिन घटाएंगे तो क्या आएगा? संडे। संडे में एक और दिन घटाएंगे तो क्या आएगा? सैटरडे। यानी यहां पे दिन आ गया हमारा सैटरडे। ठीक है, सॉरी यहां पे कह रहे हैं, यहां पे हमारा दिन आ गया सैटरडे। हमने तो ये वाला निकाला है ना, ये दिन आ गया हमारा क्या? सैटरडे आ गया। अब हम 10 मई से 10 अक्टूबर तक का जाते हैं। साल सेम है तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ महीने हमको ट्रेवल करने हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? मई से शुरुआत करेंगे। मई, फिर आपका आ गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये आ गया हमारा। अब आप एक बात देखो, जो जो महीने पूरे पूरे बीच में आ रहे हैं उनके पूरे पूरे दिन लिख लो। जैसे जून आ रहा है हमारा तो 30 हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में कितने दिन चाहिए हमें? 10 दिन चाहिए। अब मई पे आते हैं। मई में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन बीत गए? 10 दिन बीत गए। तो 31 में से 10 दिन बीत गए तो बचे कितने? 21। इन सबको हमें जोड़ना है, लेकिन हम पागल नहीं है, हम जोड़ेंगे नहीं। कारण जोड़ करके हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। हम क्या करेंगे? इनमें हफ्ते घटाएंगे। हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें हफ्ते घटाएंगे। और हफ्ते हम कैसे घटाएंगे इसमें देखो जरा। हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। 7 चौक 28, 2 हो गया रिमाइंडर। 7 चौक 28, 3 हो गया रिमाइंडर। 3 हो गया रिमाइंडर। 2 हो गया रिमाइंडर। 7 एकम 7, 3 हो गया रिमाइंडर। अब देखो 3 2 5 और 5 2 7, तो ये भी 7 से कट गया। तो बचा क्या? 3 3 6, यानी यहां पे क्या आ गया? +6। तो हम यहां पे क्या करेंगे? सैटरडे में +6 कर देंगे। अब या तो सैटरडे में 6 दिन जोड़ दो या 1 दिन घटा दो। तो 1 दिन घटाना ज्यादा आसान है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? शुक्रवार। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक से अच्छा कॉन्सेप्ट है। ट्रिक फिर पूरी आपको बतानी पड़ेगी और पता नहीं याद रहे ना रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद रहेगा। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपकी अपनी ताकत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको पेन तक नहीं उठाने की जरूरत है, बस आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो हम ये कह सकते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है दूरी पर और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है टाइम पर। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप पता चल गई। यानी स्पीड का उल्टा टाइम होगा, यानी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम लगेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि इस रिलेशन का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी का रोल होता है। अब यहां पर देखेंगे क्या है। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि एक आदमी अपनी 5/6 यूजुअल स्पीड पे चलता है, उसका नाम जीशान है और वो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। यानी वो अपनी स्पीड का 5/6 चल रहा है। ध्यान से समझो, वो अपनी स्पीड का कितना चल रहा है? 5/6 चल रहा है। यानी 6 अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड है तो वो कम करके अब 5 चल रहा है ना। जैसे मान लो आपकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड की है,
लेकिन आप 5/6 चल रहे हो, यानी कि अब आप चल रहे हो 5 मीटर चल रहे हो, इस तरीके से आप ये मान करके चलो। तो अगर हम यहां पर स्पीड का रेशियो देखें तो कितना आएगा, तो ओरिजिनल स्पीड 6 थी लेकिन वो चल रहा है 5, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम लगता था 5 अब लग रहा है 6। तो क्या कह रहा है भैया, 5/6 चलने के कारण वो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो पहले समय लगता था 5, अब लगता है 6, यानी 1 यूनिट का अंतर आ गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू ही 10 मिनट है, आया ना। पहले 5 चलता था, अब 6 चल रहा है, तो इसी 5 से 6 के बीच में 1 यूनिट आ रही है और वो 10 मिनट का अंतराल दिखा रही है। तो पूछ रहा है कि यूजुअली इसकी स्पीड कितनी थी। तो देखो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 50 मिनट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50 मिनट, है ना। देखो पेन उठा करके यहां पे सॉल्व कराना मेरी मजबूरी इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है। हो सकता है आप थोड़े से प्रो हो, अगर प्रो हो तो आप तुरंत समझ गए होंगे, अगर आप नहीं भी प्रो हैं तो आप ऐसे समझ जाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करिए। यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 5 बार 9 लिख दो। फिर कह रहा है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 1 लिखो, उसके बाद 0 लगा दो, और इनका अंतर क्या होगा तो माइनस कर दो। तो 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 9 9, तो 8 के बाद 4 9, केवल एक ही जगह आ रहा है भाई, ये रहा ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ध्यान से, जो क्वेश्चन समझाने लायक है वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, जो क्वेश्चन देख के उड़ाने लायक है वो क्वेश्चन मैं देख के उड़वा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रेटेस्ट 9 अंकीय संख्या, और 9 अंकीय संख्या में क्या दे रखी है, 55, 194, यहां पे खाली जगह मान लो 325 के स्थान पर कौन, मतलब इस स्थान पर कौन सी सबसे बड़ा अंक आएगा ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब उसकी संख्याओं का मान, यानी कि सम ऑफ डिजिट, जब किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये मान करके चलना कि वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। जैसे अगर मान लो कि कोई मुझसे पूछे 171 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 + 7 + 1, तो 7 2 9, क्या 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। तो जरा हम चेक करते हैं यहां पर कि 3 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है। देखो भाई 9 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहां पे देखो 9 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 5 5 10 और 1 11, और 11 और 4 15, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 1 5, 5 5 10, 5 15, 15 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 5 2 7, यहां क्या बच रहा है 7। अब 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे, तो 7 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे 16 बन जाएगा। क्या 16 डिवाइड होता है, नहीं। 7 में 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 15, 15 डिवाइड होता है। 7 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 14, 14 तो नहीं होता है। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, तो 13 भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहां पे 8 है, 8 2 10 5 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारे रीजनिंग का। ये क्या कह रहा भाई, ये कह रहा YZAB, फिर WXCD, फिर UVEF, फिर STGH और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये देखो, ये 25 है, 25, ये 23 हो रहा है, ये 21 हो रहा है, ये 19 हो रहा है। अगर मेरे को प्लेस वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और नहीं याद है तो हम याद करेंगे। हम इस डिलेमा में नहीं रहेंगे, डिलेमा मतलब भ्रम में नहीं रहेंगे कि हम एग्जाम में ना पेपर पे लिख लेंगे। पेपर पे लिख करके आप सामान्य तरीके से कर पाओगे, आपको एज नहीं मिलेगा। एज अगर चाहिए आपको, एज मतलब बढ़त अगर आपको चाहिए, तो आपको कुछ चीजें दूसरों से भिन्न करनी पड़ेंगी, वो भी पॉजिटिव वे में। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, -2 -2 -2, तो 19 में 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। यानी शुरुआत क्यू से होनी चाहिए। देखें ऑप्शन मददगार है या नहीं, चलो बहुत कम मदद मिली लेकिन मिल गई। अब क्यू के बाद आर आएगा, तो सेकंड वाला हमने यहां पे आर लिख दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहां पर देखो ये 1 है, 3 है, 5 है, 2 2 जोड़ा जा रहा है, 7 है, 7 के बाद क्या आ जाएगा 9, 9 का मतलब आई। तो QRI यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। QRI यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। याद रखिए एग्जाम एक ऐसी चीज है जहां हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। अगर हम 10 सेकंड भी बचा पाए किसी क्वेश्चन में तो हम इठला करके नहीं कहेंगे कि यार 10 ही सेकंड तो बच रहा है। नहीं भैया, वो 10 सेकंड मान लो आपने 5 क्वेश्चन में बचाए तो 50 सेकंड हो गए। ये 50 सेकंड न जाने आपके कहां काम आ जाए उसी एग्जाम में, तो आपकी नैया हो सकता है पार हो जाए डूबने की बजाय। तो हर चीज को बहुत सही तरीके से हम देखेंगे यहां पर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एक आधी क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा यहां पे कर लेता हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1 किलो मिठाई स्वीट ए बनाने के लिए
हमें 4 किलो स्वीटनर और 2 किलो बाइंडर चाहिए। तो ए नामक मिठाई बनाने के लिए हमें 4 किलो स्वीटनर और कितने किलो बाइंडर चाहिए भाई? 2 किलो बाइंडर हमें चाहिए। वहीं पर बी मिठाई बनाने के लिए हमको 6 स्वीटनर और 4 बाइंडर चाहिए। 6 स्वीटनर और 4 बाइंडर चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि 260 किलो हमें स्वीटनर दे रखा है, ठीक है। तो स्वीटनर हमें कितना दे रखा है? 260 किलो। बाइंडर हमें कितना दे रखा है? 160 किलो। हमें ये बताना है कितने किलोग्राम टोटल स्वीट हमने बनाई है, यानी हमें बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी। हमें बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये हमको बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि a की वैल्यू चलो x किलो मान ली हमने, और b की वैल्यू हमने y किलो मान ली, ठीक है। हमने ऐसा कर लिया। अब अगर हम यहां पर देखें तो स्वीटनर कितना है? 260। तो a में कितना लगेगा? हमने माना है a को, a में जितना भी सामान लगेगा वो x हमने माना है। तो a में लगेगा 4 किलो स्वीटनर, तो 4x, ठीक है। और b में कितना स्वीटनर लगेगा? तो 6 लगेगा, यानी यहां पे b कितना हो गया? 6y। भाई b का जितना भी सामान है वो y में कंसीडर करेंगे और इसका जितना भी सामान है वो x में कंसीडर करेंगे। तो हमें स्वीटनर चाहिए, तो 4 स्वीटनर यानी 4x a का, 6 स्वीटनर b का यानी 6y, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 260 के। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब हम बाइंडर लेंगे, तो 2 बाइंडर a का यानी 2x और 4 बाइंडर बी का यानी 4y, बराबर में कितना आ जाएगा? 160। ये चीज आ गई यहां पर, इसको हटा देते हैं, थर्ड जगह बचे। अब एक काम करो जरा, अगर आप इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 4 बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 320। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हटा दो जरा, ताकि थोड़ी जगह हो जाए। ठीक, यहां पर देखो ये क्या हो गया। अब अगर हम इन सबको माइनस करें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 4x कैंसिल हो गया। 8 में से 6 में से 8 गया, माइनस का 2y बराबर 260 में से 320 घटाओ, 320 में से 260 घटाओ, 20 और 40, यानी माइनस का 60 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी हमें यह पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलो। अब y की वैल्यू कहीं पर भी रख के आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे रख देंगे, इस पे रख देंगे हम, इस पे। तो ये कितना हो जाएगा? यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 4x बराबर 260 माइनस 6 इंटू 30 यानी 180। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 0। 16 में से 8 गया तो 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो हमने यहां पे लिख दिया x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 20 किलो। तो टोटल कितना आ गया भाई? 50 किलो। बस ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में अभी नहीं हटा रहा हूं, एक बार आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलो, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नंबर सीरीज हमारे सामने आ गई, क्या आई है? 165, 195, 255, क्वेश्चन मार्क, 345 और 435। भाई सबके आखिरी में 5 5 5 है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जरा 165 का प्राइम फैक्टर करो, निकालो जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 से काटो, 5 से आएगा 3 बार और 3 बार, फिर 3 से आएगा 11 बार में, और 11 से आएगा 1 बार में। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 15। इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 11। 195 जरा करो, 195 का निकालो। तो 5 से निकालोगे तो ये कितना आएगा? 5 नहीं 15, और यहां पे कितना हो गया? 4, तो 9, यानी ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13। तो यहां पे आ जाएगा 13, यानी 5 इंटू 3 15। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 15 गुणा 13। क्या आपको कोई चीज दिख रही है? अब आपके मन में यहां पे 2 चीजें आ रही, पहला ये सब 15 से कटेंगे, दूसरा या तो ये 11 13 15 17 19 चलेगा, या तो ये 11 13 17 19 चलेगा। मतलब या तो ये ऑड नंबर होगा या तो ये प्राइम नंबर होगा। तो देखो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि करेगा 255। 255 का निकालते हैं, 5 से करो, 5 बचे 25, और यहां पर कितना आ जाएगा? 51। 51 का मतलब कितना आ जाएगा? 17 3 51, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 15, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 17। तो अब हमको एक बात ये समझ में आ गई, 11 13 उसके बाद 15 ना करके 17 आया, यानी ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 15 गुणे 19, 15 गुणे 19,
ठीक है, तो 15 गुणे 19 का मतलब ये है कि आखिरी में 5 आना चाहिए। यार ये देखो कितना प्यारा ऑप्शन है, मतलब बहुत अफसोस हो रहा है कि इसको सॉल्व किया, वो भी नहीं करना चाहिए था। आप यहां पर देखो सब में 5 5 5 आ रहा है, तो यहां पर भी 5 बना देंगे, हालांकि मन नहीं मानेगा लेकिन फिर भी चलो देख लिया यहां पे। तो आगे बढ़ते, तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है भाई, ये क्या है आपका, तो ये पक्का होगा आपका 15 इंटू, इसके बाद क्या आता है 19 के बाद क्या आता है, 19 के बाद आता है 23, तो ये आपका होगा 15 इंटू 23। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है इसको सही करेंगे हम लोग। 24, 2 और 14 हमने लिख लिया यहां पर। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई कहां पर है 24 और 2 के बीच में, तो ये हो गया डिवाइड। प्लस का मतलब है माइनस, प्लस कहां पर है यहां पर, तो ये हो गया माइनस। माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस कहां पर है यहां पर, तो ये हो गया प्लस। डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो 133 प्लस 20 गुणे 24 बटे में कर दो 2 माइनस कर दो 14, ये हो गया 12। तो ये आ जाएगा 133 प्लस 12 इंटू 2 24 और माइनस का ये आ जाएगा 14। तो ये आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा देखो जरा, 133 में जरा 240 जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा 3 और 4 3 7 और 2 1 3, 373 में से जरा 14 घटाओ, तो यहां पर देखो 13 में से 4 गया, आखिरी में 9 आया। खैर आंसर तो यही होगा, लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया 3, तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया 359। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मेरी कोई सहायता की जरूरत आपको नहीं है, आप खुद ही सक्षम है बस, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए इस टाइप के क्वेश्चन को। आप इसको अभिमान में आकर के छोड़ मत दीजिएगा कि ये तो हम कर लेंगे, सिर्फ उसी दिन देखेंगे, नहीं एग्जाम से पहले 10-12 क्वेश्चन लगा लीजिए, मोर देन इनफ है। यहां पे आ गया विषम चुने, ये कह रहा है श्रब माने झाड़ी, ट्री माने पेड़, सीड माने बीज और हर्ब माने जड़ी। तो आपको पता है ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, लेकिन ये बीज है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सीड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, कह रहा है स्लाइड का कोड है 35। सबसे पहला हमारे मन में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि चलो स्लाइड को एक बार जोड़ करके देखते हैं। तो जरा देखें यहां पे, तो 19 12 9 7 8 20, ये बताओ 19 और 12 कितना होता है, तो 19 और 2 21, 21 10 31, 31 और 9 कितना होता है 40, 40 और 20 कितना होता है 60, 60 और 15 कितना होता है, तो ये होता है 75, और 75 को इन्होंने बना दिया 35। क्या आप सोच सकते हैं कैसे? तो इन्होंने पता क्या है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने संख्याओं का गुणा कर दिया है, यानी कि इन्होंने ऐसे कर दिया है 7 गुणा 5 बराबर, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा और कहूंगा ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, यहां पे ब्यूटीफुल का हमें निकालना है, स्पेलिंग बहुत ध्यान से आप लोग लिखना, ब्यूटीफुल। तो 2 5 1 21 20 9 6 21 12, तो 2 + 5 7, 7 1 8, और 8 और 12 कितना होता है, 8 और 12 होता है 20। फिर यहां पर देखो 21 और 9 कितना होता है, तो ये होता है 30। फिर यहां पर देखो 20 और 6 कितना होता है, तो ये होता है 26, और फिर यहां पे हमने लिख दिया 21, तो 50 ये हो गया, और ये कितना हो गया 7 और 47, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 97। तो अगर हम इसको यहां पर देखें तो 9 गुणा 7 यानी ये आ जाएगा 63। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे इस तरीके से क्यों कैलकुलेशन करी, वो आपकी मर्जी है, आप स्वतः इस पे स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा काम है थोड़ा सा आपको इजी वे में करके यहां पर दिखा देना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि ऑड पेयर आपको बताने। तो मिलिनरी क्या होता है, देखो टोपी बनाने की कला होती है मिलिनरी। यहां पे ब्रूवरी होगा, आर कर दो यहां पर, ठीक है, ब्रूवरी, ब्रूवरी में क्या बनती है, शराब बनती है। स्टेशनरी जहां पर पेपर पेन ये सब बिकते हैं। लेकिन स्नोबरी का मतलब होता है स्नोबिस्ट बिहेवियर, ना कि इसका जूते से कोई संबंध नहीं है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहां पे सीरीज का आया, 132 बन रहा है 156, फिर यहां पे एक गैप है, फिर यहां पे 210 है, फिर यहां पे 240 है, फिर यहां पे 272 है। अगर हम यहां पर देखें तो ये कितने का अंतर आ रहा है, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 13 गया, तो ये आ गया हमारा 2, यानी 24 का अंतर यहां पर आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो 30 का अंतर आ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे तो 32 का अंतर आ रहा है। तो आप कहोगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 का ही अंतर आ रहा है। तो अगर यहां पे 2 का अंतर आ रहा है तो 2 बहुत छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम हर जगह 2-2 का अंतर मान लेंगे। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, 2 का अंतर मानेंगे, तो 24 2 26, और यहां पर क्या मानेंगे, तो 26 2 28। अब देखो हो गया ना, 24 26 28 30 32। तो देखो 156 में 26 जोड़ो, 156 में 20 जोड़ो, कितना आएगा 176, 176 में 6 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 182।
182 हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, और हम लोग इसको जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी यहां पर बनाएंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या कह रहा है 45 नींबू बेचा है कितने में, 40 रुपए में। तो 45 नींबू यानी लेमन जो है वो बेचा है, ठीक है, कितने में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस है भाई 40 रुपए। ओके, लॉस हो गया उसको कितने का, 20% का। तो लॉस हो गया उसको 20% का। 20% का मतलब 1/5 होता है। कैसे भाई, 20% को अगर आप खोलोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, तो 20 का मतलब होता है 1/5। अब क्योंकि लॉस हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का 1/5, जिसमें 5 क्या होती है हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा लॉस होता है। तो एक बात बताओ, अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो सीपी हमारी 5 है और 5 में 1 घटा दो तो 4 हमारी एसपी हो जाएगी। 1 घटाया क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए 1 घटाया। तो अब देखो 4 यहां पे एसपी है, 5 यहां पे सीपी है, जबकि हमें एसपी की वैल्यू यहां पर देखो दे रखी है। तो हम ये कहेंगे अगर 4 40 रुपए है तो 5 50 रुपए हो जाएगा, हाँ या ना भाई। देखो अगर मैं ऐसे रफ में करके बता देता हूं, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, है ना। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखें, हमें यह पता चल गया कि सीपी कितनी है, यानी भाई उसका क्रय मूल्य कितना है, ये हमको यहां पे पता चल गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%। यानी अब वो क्या कर रहा है, उसको नींबू बेचने हैं कितने में, तो अब एसपी आ गई कितनी, 24 आ गई। लेकिन अब इस टाइम उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 20% का। प्रॉफिट मतलब होता है फायदा। जहां पे लॉस में हमने -1/5 लिखा था, प्रॉफिट में हम +1/5 लिखेंगे। यहां पे 5 हमारी क्या हो गई, सीपी, और 1 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी सीपी और एसपी का अगर अब हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, तो सीपी और एसपी का अब हम रेशियो निकालें तो यहां पर आ जाएगा कितना भाई, देखो 5 यहां पे सीपी आ गई और +1 करो यानी 6 यहां पे आ गई एसपी। 6 की वैल्यू हमें 24 दे रखी है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू अगर हमें 24 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जाएगी, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। कैसे, गुणा 4 कर दिया। यहां पर भी देखो गुणा 4 कर दिया, ये तो 24 हमें दे रखा था, ये हमने निकाल दिया। यानी सीपी कितनी आ गई, 20। लेकिन कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं होती है, एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी यहां पर। आप ये बात ध्यान में रखना कि 45 नींबू उसने खरीदे हैं कितने में, 50 रुपए में, है ना। 45 नींबू उसने खरीदे हैं 50 रुपए में, तो एक नींबू कितने का खरीदा होगा, तो आप कहोगे 50/45 में, यानी एक नींबू पड़ा होगा 10/9 रुपए में, हाँ या ना। एक नींबू पड़ा होगा कितने में, 10/9 रुपए में। तो अब सवाल ये उठता है 20 रुपए में कितने नींबू आएंगे। अगर एक नींबू 10/9 रुपए का था तो 20 रुपए में कितने नींबू आएंगे। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 20/10/9, सॉरी, यहां पे हम क्या कर देंगे, 20 इसी का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, नहीं एक सेकंड यार, क्या यार मैं कर रहा हूं, इसको 10/9 अगर मैं यहां पे करूंगा ना तो ये 9 ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये वाला 9 हमारा आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो 10 से ये कट गया 2 बार में तो ये हो जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि अगर उसको 20% का लाभ पाना है तो उसको 20% का लाभ पाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, तो उसे 24 रुपए में 18 नींबू बेचने पड़ेंगे। देखो लास्ट पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको और ध्यान से यहां पे बता देता हूं। मैं एक नया पन्ना लेता हूं, आप यहां पे एक चीज नोटिस करो। यहां पे क्या कह रहा है कि सीपी हमारी आ गई 50 रुपए, है ना। सीपी हमारी आ गई 50 रुपए। नींबू उसने कितने खरीदे हैं, देखो नींबू उसने खरीदे हैं 45, तो लेमन उसने कितने लिए हैं, 45। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लेमन का प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 50 रुपए में 45 नींबू, तो 50/45 कर दो तो एक लेमन का प्राइस आ जाएगा। तो 5 से काटा 10/9, यानी एक लेमन का प्राइस कितना आ गया, 10/9। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर एक लेमन का प्राइस 10/9 है तो 20 रुपए में कितने लेमन आएंगे। अगर एक लेमन का प्राइस 10/9 है तो 20 रुपए में कितने लेमन आएंगे। तो देखो भैया 20 रुपए में कितने लेमन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 10/9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ये जो नीचे वाले बटे में होता है ये ऊपर चला जाता है,
तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा गुणे में 9, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि 9 × 2 18, यानी 20 रुपए में कितने आएंगे, 20 रुपए में 18 नींबू आएंगे। ये देखो मैंने यहां पर आपको समझा दिया। तो यही हमसे कह रहा है कि ये कितने नींबू खरीदेगा, तो 18 नींबू खरीदेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। एक बार ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये कहने को प्रॉफिट एंड लॉस का मामूली सवाल है, 3 लाइनों में इसको मत समझना। यहां पे क्या है, सीपी टू सीपी कंपेयर हो रहा है, तो ये अच्छे लेवल में माना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन एक ट्रेन से संबंधित है। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और एक उसकी स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, तो 110 मीटर है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, तो 58 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। द टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाई, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी है, तो वो है 4 किलोमीटर पर आवर। सवाल हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या टाइम क्या होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो 110 मीटर और यहां पे कितना हो जाएगा, 58 माइनस 4 यानी 54। अब एक बात बताओ, यहां पर एक बात सोचो, 58 माइनस 4 मैंने 54 लिखा है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताओ। किलोमीटर में यानी बड़ा है और बड़े को हम बदलेंगे किसमें, छोटे में, यानी कि ऊपर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा बटे में आ जाएगा 18। 18 से गया 3 बार में, 5 नहीं 15, यानी ये बन जाएगा 110 बटे 15। 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 22 बार में, यानी 22 बटे 3, यानी 3 सत्ते 21 और 1/3, यानी 7 1/3 सेकंड में पार करेगा। सी ऑप्शन, 7 1/3 सेकंड में पार करेगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो इससे पहले पढ़ा है, तो उसमें ये चीज थी यहां पर, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 मीटर। आपको पता है कि मान लो ये एक रोम्बस और इसका पूरा पेरीमीटर कितना है, 52 है। देखो इसको इसकी चारों साइडें बराबर होती है, तो हम ये कहेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, 4a इज 52। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 52 बटे 4। तो अगर हम 4 से ले जाएं तो ये कितना आएगा, 13, यानी इसकी हर एक लंबाई ये साइड कितनी आ जाएगी, भुजा 13 आ जाएगी। फिर देखो इसमें दो तो होते हैं भैया डायगोनल, इसमें दो होते हैं डायगोनल, एक बड़ा एक छोटा। तो यहां पे कह रहा है जो छोटा वाला डायगोनल उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो अगर इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर है इसकी, तो हमने ऐसे मान लिया 5 मीटर ये हो गई, 5 मीटर ये हो गई। तो हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है, इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है यहां पे क्या होगी। ये सब 90-90 डिग्री पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है देखो 90 के सामने ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर निकाल दो तो इसका डबल ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 25। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 114 44। तो ये बाहर निकल करके बनेगा 12, यानी ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। तो 12 + 12 यानी 24 इसका आंसर आ जाएगा। 12 + 12 यानी 24 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे हमने एक बात जानी कि रोम्बस की चारों भुजाएं जो होती बराबर होती हैं, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा भाई एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है। तो देखो रेस में ये 100 मीटर है, कितने मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ ए गिव्स बी आ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। ए ने क्या कहा कि भैया बी तुम ना मुझसे 4 मीटर आगे रहो, तुम ना मुझसे 4 मीटर आगे रहो। तो ये 4 मीटर आगे बी से शुरू करा, जबकि ए ने यहां से शुरू करा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्टिल बीट हिम, और उसके बाद भी ए ने उसको 15 सेकंड से हरा दिया। यानी कि जब ए ने पूरी रेस पार कर ली तो बी उसके पीछे होगा और इनके बीच में कितने का गैप होगा, तो 15 सेकंड का गैप होगा। कितने का गैप होगा, 15 सेकंड का गैप होगा, ठीक है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं।
ये हो जाएगा आपका 15 सेकेंड का गैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में देखो। अगर हमें यहां पर क्या है, ए का हमें डिस्टेंस दिया है और ए की हमें स्पीड भी दे रखी है। ए की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए का हमें क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है और ए की हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है। तो पहले हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाई ए। टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में अगर हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना भैया, 100 मीटर है। स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। अब ये बताओ, ये मीटर है किलोमीटर पर आवर है, ये तो क्या नाम है, कटेगा नहीं। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कि छोटी वैल्यू आएगी, यानी 5 ऊपर आएगी और बटे में 18 यानी 18 ऊपर चला जाएगा। अगर हम 4 से इसको काटे तो 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 25 बार में, 5 से चला गया 5 बार में और 2 से ये चला गया 9 बार में। यानी ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, 45 सेकंड का है। अब अगर हम यहां पर देखें तो बी ने ए से 15 सेकंड ज्यादा लिए, तो बी ने कितना समय लिया होगा, तो टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, 45 + 15 यानी 60 सेकंड होगा। अच्छा ठीक है, अब बी द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस जरा अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है कि बी को 4 मीटर की क्या मिल गई थी, छूट मिल गई थी। तो बी ने कितना कवर अप किया होगा, तो बी ने किया होगा 96 मीटर कवर अप किया होगा, है ना। 4 मीटर से तो आगे से उसने शुरू करा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 96 मीटर होगी। तो अब आप स्पीड नहीं निकाल पाओगे बी की, क्या हो जाएगी भाई, 96 मीटर अपॉन 60 सेकंड। 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 से काटो 16, यानी 16/5। लेकिन ये कह रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये 9 से आएगा, ये 6 बार में होगा, 96 है ना ये, तो 12 से गया 6 बार में, 12 × 96 तो 18। और यहां पर कितना दे रखा है हमें, 18 × 6 और ये हो गया 5। तो अगर हम इसको यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 6 × 18 बटे में यहां पर आ जाएगा 25। क्या हम कुछ काट वट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। एक गलती यहां पे छोटी सी हो गई, ये 8 होगा ना, 12 × 8 = 96 होगा, तो यहां पे 8 कर दो, इसको 8 कर दो, तो 18 × 8 कितना हो जाएगा, 18 × 8 होगा 144, 144/25। लेकिन हम तब भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है 25 छंग कितना होता है, 150, 25 पचे कितना होता है, 125, यानी 5 से 6 के बीच में वैल्यू होगी। 5 से 6 के बीच में केवल एक ही वैल्यू, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना भाई। 25 × 5 कितना होता है, 125, 25 × 6 कितना होता है, 150, 125 से 150 के बीच की वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा, 5.76। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा भैया एक घड़ी को सेट किया गया है सुबह 8 बजे और ये हर 10 मिनट गेन करती है 24 घंटे में। तो हर 24 घंटे में ये 10 मिनट ज्यादा गेन करती है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन अगर वो 1 PM दिखाएगी। तो एक बात बताओ, 8 AM से अगले दिन के 8 AM, ये कितना हो गया, ये हो गया 24 घंटा। और 8 AM से उसी दिन का 1 PM, तो 8 × 5 = 13, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 5 घंटा। तो 24 घंटे में तो 10 मिनट आगे रहेगी, 24 घंटे में तो 10 मिनट आगे रहेगी, लिखा हुआ है। 5 घंटे में कितना रहेगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो इधर, कि अगर 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे रहेगी, अगर 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे रहेगी तो इसका आधा करो, 12 घंटे में वो 5 मिनट आगे रहेगी, और फिर आधा करो तो 6 घंटे में वो 2.5 मिनट आगे रहेगी, 6 घंटे में वो 2.5 मिनट आगे रहेगी। तो हमें तो 5 घंटा चाहिए, यानी इससे भी कम चाहिए, यानी 2.5 से थोड़ा कम ले लो, 2 मिनट मान लो। तो हम ये मानेंगे कि 5 घंटे में 2 मिनट और हो जाएगी, यानी वो 12 मिनट आगे होगी। यानी रियल उस खराब घड़ी में अगर 1 बजा होगा तो सही समय 12 मिनट कम कर दो, यानी 12:48 PM हुआ होगा। तो 12:48, 48 मिनट पास्ट 12 नून हुआ होगा, यानी 12:48 हुआ होगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन हम लोग ऐसा लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहां पे रिपीटेड मिल रहे हैं बीपीएससी के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1944। तो क्या हो रहा है भाई, देखो 2 × 3 कितना होता है, ये देखो 6 हो रहा है, तो इन दोनों गुणा करने पे ये आ गया। 3 × 6 कितना होता है, तो ये देखो 18 आ गया, 3 × 6। अब 6 × 18 करने पर क्या आएगा,
ठीक है, 108 हमारा यहां पर आ गया, तो 108 यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर हम क्या करेंगे, 108 गुणा 18 करेंगे तो 1944 आ जाएगा। तो 108 गुणा अगर आप 18 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। कैसे करेंगे, देखो इस 108 को मान लो 100 + 8 और इसको कर दो गुणा कर दो 18 से, तो ये आ जाएगा 1800 और 18 × 8 कितना होता है, 144 होता है। तो 4 4 और 1944 ये हमारा आंसर है। वैसे आंसर तो ये, लेकिन मैंने यहां पर ये भी आपको चेक करके बता दिया। फिर यहां पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है घड़ी में जब 4:30 बजे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या फॉर्म होगा। तो एंगल फॉर्म होने के लिए क्या करेंगे, 30A - 11/2B बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा। तो A का मतलब क्या होता है, जितने भी घंटे हुए, B का मतलब क्या होता है, जितने मिनट हुए। समय क्या है आपका 4:30 तो घंटा कितना है A, तो 30 × 4 माइनस मिनट कितना है 30, तो 11/2 × 30 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 30 × 4 यानी 120 और 11 × 15 यानी 165। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 45, लेकिन मॉडुलस लगाए तो बाहर आ जाएगा प्लस का 45 डिग्री। माइनस में कभी भी नहीं आता कोई भी एंगल, कभी घड़ी आपने कभी समय को पीछे जाते हुए देखा है, शायद देख भी ना पाए कभी, है ना। तो इसलिए समय का जो कोण बनता हमेशा पॉजिटिव में बनता है, इसीलिए मॉडुलस का आविष्कार हुआ है कि कुछ चीजें जैसे एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, आपका टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पेस बाउंडेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए मॉडुलस में इनकी हम इक्वेशन को रखते हैं। मॉडुलस का मतलब अंदर माइनस आए चाहे प्लस आए, बाहर हमेशा प्लस ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। NC9 = NC8 है, तो हमसे पूछा गया n की वैल्यू क्या है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, NCX = NCY है, तो n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा n की वैल्यू होती है x + y, n की वैल्यू होती है x + y। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 8 यानी कि ये हो जाएगी 70। प्यारा क्वेश्चन है, आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे सीखने को मिला। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यहां पे कह रहा 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, तो 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, 16। तो अगर मैं इसका टोटल निकाल लूं, टोटल कितना आएगा, तो ये आएगा 16 × 8 यानी 128। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है 4 ऑब्जर्वेशन का जो है एवरेज वो कितना है, तो 4 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 64 है। तो अगर मैं इसका भी टोटल निकालूं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 64 × 4, तो 4 × 4 16 और 6 चौक 24 तो 256 आ गया इसका। फिर हमसे कह रहा है कि 8 + 4 का यानी 12 का जो वो है एवरेज वो कितना आएगा। तो ठीक है, इनको जोड़ लो जरा, यहां पर देखो 128 + 256 और यहां पे कर देंगे 8 + 4, बस यही एवरेज है। 8 6 14, 6 2 8, 2 1 3 और 8/4 12 हो गया। 12 से यहां पर गया, 12 3 36, यहां पे 2 कैरी आ गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी 32 हमारा एवरेज आएगा। 32 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, 32 हमारा एवरेज आ गया। ध्यान से एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत सारे लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि देखो भाई 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16 है और 4 ऑब्जर्वेशन 64 है, तो वो सोचेंगे 4 का सम दे रखा, नहीं, एंड दैट ऑफ 4 यानी एवरेज के बाद एंड दैट यानी वही है 4 का एवरेज कितना है भाई, 64 है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे ध्यान से दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है ट्रेन की लंबाई है 480 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 480 मीटर, एंड अ स्टेशन ऑफ इक्वल लेंथ, और स्टेशन की जो लंबाई है तो लेंथ ऑफ स्टेशन कितनी है, तो वो भी 480 मीटर है। फिर कह रहा है कि इसको क्रॉस करने में समय लगाती है ये, तो टाइम कितना लगाती है, टाइम लगाती है 120 सेकेंड। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेन टू कवर 1008 किलोमीटर। तो पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक तो ट्रेन की लंबाई, ऊपर से वो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहां आ रही है, तो ट्रेन ऐसे जा रही बिल्कुल, तो ट्रेन की लंबाई प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 + 480 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा भाई 960 अपॉन 120। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 8 = 96 आ गया, यानी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमको बताना है कि क्या टाइम लगेगा 1008 किलोमीटर को कवर करने में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, स्पीड कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये किलोमीटर है तो हमें स्पीड भी किसमें चाहिए होगी, किलोमीटर पर आवर में चाहिए होगी। तो 8 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, यानी गुणा करेंगे 18 से और यहां पे कर देंगे 5, ऊपर चला जाएगा 5। अब अगर हम यहां पर देखें 8 से कटेगा भाई, 8 एकम 8, यहां पे 2 कैरी आ गया, 8 दूनी 16, यहां पे 4 आ गया, 8 छंग 48, 126 आ गया। 18 से अगर हम यहां पर देखें तो 18 से 9 से अगर ये जाएगा 2 बार में, 9 से जाएगा 1 बार में, और यहां पर कितनी बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। 2 से चला जाएगा 7 बार में, 7 पंचे 35, यानी 35, क्या हमसे पूछा गया था, समय, यानी 35 घंटे में ये 1005 किलोमीटर को पूरा कर लेगी, 1008 किलोमीटर को पूरा कर लेगी। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 35 साल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने स्पीड निकाला। जब हमारे पास स्पीड आ गई तो हमने क्या करा, हमने टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम हमने यहां पर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से वही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। सारे नंबर लिख लो पहले, 12, फिर 12, फिर 54, फिर 6 और फिर 18। प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस कहां पर है, यहां पर है, तो 54 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस कहां पर है, 12 और 54 के बीच में, तो ये हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो मल्टीप्लाई कहां पर है, यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस। और डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 12 यानी 144, प्लस 54 से अगर 6 को यहां पे भाग दे दो तो ये 9 आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा 18, तो 9 4 13, 5, 153 में से 18 घटा दो, तो यहां पर क्या होगा, 13 में से 8 गया 5, केवल यही एक में 5 है, और 14 में से 1 गया 3, और 135, ये हमारा आंसर हो गया 135। इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ समझाना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है भाई कि हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन बोलने वाले लोगों का अनुपात कितना है। तो हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन बोलने वाले लोगों का अनुपात कितना है, 5:4:3। और उसमें हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 15,500 हैं। तो हिंदी वाले कितने, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 15,500, और बटे में हम यहां पर कर देंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 3100, यानी 31 समथिंग आंसर आएगा, 3100, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो टोटल पॉपुलेशन देखो 5 4 9 9 3 12, यानी 12 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3100 इंटू 12। तो देखो भाई डबल जीरो यहां पर लगा दिया, 12 1 कम 12, 2 यहां पे लग गया, 1 कैरी हो गया, 12 3 36 और 1 कैरी कितना हो गया, 37। तो 37,200 यहां पे ये हमारा आंसर आ गया, 37,200। जल्दबाजी में 31,000 पे ना टिक करके आ जाना, एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्किल जिनका डायामीटर 18 है और डायामीटर 24 है। डायामीटर का मतलब होता है 2r, तो r का मतलब क्या होता है, डायामीटर बटे 2। तो अगर हम यहां पर देखें तो एरिया क्या होता है, सर्किल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं, कह रहा है कि एक सर्कल का जो एरिया है वो कितना है, तो सर्कल का जो एरिया है वो 2 स्मॉलर सर्कल के डायमीटर के बराबर है। तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ लार्जर ट्राइंगल, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। r1 कितना है भाई, देखो डायमीटर 18 है तो ये हो जाएगा 9, पाई को एक काम करो कॉमन ले लो, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस यहां पर दूसरा देखो 24 है तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। पाई को हमने क्या करा, पाई को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, हालांकि उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 8 4 12 और 2, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू, जो बड़ा आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 225, है ना। चलो एक काम करता हूं, मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूं ना, समझ नहीं पाओगे। देखो यहां पे जो बिग सर्किल है, जो बिग सर्किल है उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, और जो स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर, ताकि आप समझ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, एक स्टेप और ऐड होगा, कोई बात नहीं। तो बड़े सर्किल का जो एरिया है यानी पाई आर स्क्वायर,
ये बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, अब आप समझ जाओगे, प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई अगर हमने कॉमन ले लिया, देखो यहां पर क्या हो गया, पाई R स्क्वायर बराबर पाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से ये पाई कट गया तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो इधर R1 कितना है, 18 का आधा करो यानी 9 का स्क्वायर, क्योंकि वो डायामीटर है तो रेडियस आधी हो जाएगी, प्लस 12 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 प्लस 144। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 225। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट 225। तो R की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 15। थोड़े से स्टेप ज्यादा लगे लेकिन अब सुकून है कि कम से कम आप हर चीज समझ गए होंगे। एक बार जरा ध्यान से देख लो, यहां पे मैंने देखो पूरा ही करके आपको बता दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। G8, G7 है, I9 है, K11 है, 7 2 9 2 11, तो 11 3 13, 11 2 13 यानी M आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 यानी M14। तो M14 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, M14। फिर एक और सीरीज हमारे सामने यहां पर आ गई, देखो 37, 37, फिर यहां पर आ गई 41, फिर यहां पे आ गई 43, फिर यहां पे आ गई 47, फिर यहां पे आ गई 53। अगर आप सोच रहे हो प्लस हो रहा है तो नहीं भाई, आप बहुत भोले हो। ध्यान से देखिए, 37 के बाद 41 आई है, तो अगर यहाँ 4 का अंतर है तो यहाँ 45 आना चाहिए, यानी यहाँ कोई अंतर नहीं, प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है, फिर 41 है, फिर 43 है, फिर 47 है, फिर 59 है। अब 55 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, 57 कोई प्राइम नंबर नहीं होता। और तो अब यहां पर देखो सबसे आगे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 59 ले लेंगे, है ना, क्योंकि 53 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आएगा 59। ठीक, एक साथ पे ना टिक करके चले आना। कह रहा है एक सर्टेन कोड में मोशन का कोड हमें दे रखा है 10, MOTION का कोड हमें दे रखा है 10। तो ये कितना होता है, ये होता है 13, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है 15, ये होता है 14। आप इसमें क्या करेंगे, 13 15 18, 13 15 28, 28 और 20 48। हम एक काम करेंगे, हम इसके 3 को ऐड करेंगे और इसके 3 को ऐड करेंगे। तो जरा ऐड करो, 13 प्लस 15 कितना होता है 28, 28 20 कितना होता है, ये होता है 48। यहां पर देखो 15 और 14 कितना होता है 29, 29 और 9 कितना होता है 29 और 9 होता है 38। और इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो देखो हमें 10 मिल रहा है नहीं। तो इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगाइए, भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोशन 6 अक्षर का है, शुरू के 3 अक्षर और आखिरी के 3 अक्षर को जोड़ के सबट्रैक्ट कर दो। अब यहां पे हमें किसका निकालना, हमें निकालना है टिम्बर का। तो TIM और ये हो जाएगा BER। अब मैं यहां पे आपके सामने यहां लिखे दे रहा हूं माइनस। तो 20 प्लस 9 प्लस 13 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 18। तो देखो 20 और 13 कितना हो गया 33, 33 और 9 कितना हो गया 33 और 9 हो गया यहां पे 42, माइनस 18 2 20 5 25। तो 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17 हमारा आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 17 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है स्टार का मतलब फादर है हैश। तो ठीक है, यहां पर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये दर्शाता है कि P जो है वो Q का पोता है। तो Q का पोता होना चाहिए यहां पर P। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि Q हैश R। हैश का मतलब क्या है भाई, तो हैश का मतलब यहां पर है हस्बैंड। हम मैं जरा यहां पे साइड में लिख लेता हूं कि स्टार का मतलब होता है फादर, ताकि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। एंड का मतलब होता है मदर, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब होता है मदर। तो यहां पर आ गया क्या, मदर। फिर यहां पर हैश का मतलब आ गया हस्बैंड, तो हैश का मतलब आ गया हस्बैंड। अब देखो इसमें मेरी एक बात समझो, हमेशा ये रिलेशन सीधे सीधे चल रहे हैं, यानी ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे और ए से बी की की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे। यानी कि एक बात बताओ, ये जो एस स्टार पी है, स्टार का मतलब क्या हुआ, यानी एस जो है वो फादर है पी का। बहुत ध्यान से सुनना, एस पी का पिता है। लेकिन सवाल ये उठता है हमें पी का जेंडर चाहिए। क्या जब पी सबसे आखिरी में होगा तो उसका जेंडर पता चल पाएगा हमें, नहीं। तो हम इस ऑप्शन को तो चेक ही नहीं करेंगे। यहां पर भी देखो पी सबसे आखिरी में और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, तो इसमें भी नहीं पता चल पाएगा। अब बचे ये दो ऑप्शन,
तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखते हैं, क्यू स्टार एन, ये वाला ऑप्शन देखते हैं, क्यू स्टार एन मल्टीप्लाई पी हैश आर। जरा देखते हैं, स्टार का मतलब क्या है, फादर, यानी क्यू जो है वो पिता है किसका, एन का। एन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब मदर है, तो एन जो है वो मदर है किसकी, पी की। और हैश का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो पी जो है वो पति है किसका, आर का। तो देखो भाई क्यू जो है, पी जो है वो क्यू का पोता हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ गया। आप चाहे तो डी वाला भी चेक करके देख सकते हैं, यहां पे गलत आएगा। ठीक, चलो अब यहां पे हमारा अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। कह रहा है पी क्यू आर का एवरेज कितना है, तो वो 24 है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज कितना है, तो 24 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं P प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, तो 24 इंटू 3 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। और पी क्यू आर का एवरेज हमें यहां पर रेशियो दे रखा है, पी क्यू आर का वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3:5:4। ठीक है, अब देखो जरा, 5 3 8 और 8 और 4 12, यानी इसका टोटल कितना आ गया 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 72, क्योंकि ये भी तो सम है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 72/12, 12 छंग 72। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 3 18, 5 छंग 30 और 6 चौक 24। सबकी वैल्यू देखो इंडिविजुअली आ गई। हमसे क्या पूछा गया, आर की आयु, आर की आयु 24 साल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेलेक्ट द पेयर विच आर सिमिलर, यानी कि जो समान है। और समान में हमें देखो यहां पे दे रखा है एस्ट्रोनॉमी स्टार। आपको पता है तारों की पढ़ाई को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो यहां पर कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी किसकी पढ़ाई होती है, इंसेक्ट की, बर्ड की, स्नेक की या फिश की। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा बर्ड की। क्लियर। तो यहां पर ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, ये हो रही है इसके पढ़ाई की। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी होती है, बर्ड्स की पढ़ाई की होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा सिलोजिज्म का। क्या कह रहा है, कह रहा है सम प्लैनेट आर स्टार, तो कुछ प्लैनेट स्टार है। फिर कह रहा है कुछ स्टार सैटेलाइट है, तो कुछ स्टार सैटेलाइट है, HTL कर दिया सैटेलाइट को। अब यहां पे हमसे कह रहा है क्या कुछ प्लैनेट सैटेलाइट हैं। प्लैनेट का कुछ हिस्सा सैटेलाइट के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई प्लैनेट सैटेलाइट नहीं है। प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में नो का रिलेशन है, नहीं है। अभी काटो इसको। कह रहा सभी प्लैनेट सैटेलाइट है। क्या सारे प्लैनेट सैटेलाइट हैं, ये भी नहीं है भाई, सारे के सारे प्लैनेट भी सैटेलाइट नहीं है। फिर यहां पर कह रहा ऑल सैटेलाइट आर प्लैनेट, क्या सारे सैटेलाइट प्लैनेट है, ये भी नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखें तो कंक्लूजन 1 2 2 3 3 एंड 4 नन ऑफ द अबव। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप यहां पर नोटिस करेंगे, देखो भाई प्लैनेट प्लैनेट यहां पर है, सैटेलाइट सैटेलाइट यहां पर है। प्लैनेट और सैटेलाइट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सम और नो का केस लगा करके पूछोगे तो ये तो बनेगा आइदर और, लेकिन आइदर और हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम यहां पे नन ऑफ द अबव पे टिक लगा देंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में कई लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल हमें कैसे करना है। बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमें यहां पर दिख रहा है 2 बार सी है, 2 बार सी है, फिर यहां पर देखो 2 बार डी है, फिर यहां पर देखो 2 बार सी है, 2 बार सी है। अच्छा ठीक है, हमें देखो ये चीज जरा ध्यान से देखना, ये वाली और ये वाली चीज, ये चीज जरा ध्यान से देखो। ये 2 बार सी फिर ब्लैंक फिर 2 बार सी है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, आपकी नजर आ गई होगी। यानी जो यहां पर लेटर आएगा वही यहां पर लेटर आएगा। 1 2 3 और 4, पहला और चौथा ब्लैंक सेम होगा। पहला 1 2 3, चौथा ब्लैंक सेम नहीं है। पहला 1 2 3, चौथा ब्लैंक सेम है। पहला 1 2 3, चौथा ब्लैंक सेम है। यानी हमें एक आइडिया तो लग गया कि आएगा तो डी ही, चाहे जो कर लो। तो अगर हम यहां पर बैठाएं, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि हमने यहां पर लिखा 2 बार सी, 1 बार डी, फिर 2 बार सी। ठीक है, और यहां पे हमारा काम खत्म हो गया। फिर यहां पे क्या आ रहा है, 2 बार डी आ रहा है, तो 2 बार डी आ रहा है, फिर डैश है, फिर डी है, फिर डैश है। तो एक बार बताओ, जब 2 बार सी है और 1 बार डी है और 2 बार सी है, तो अगर 2 बार डी है तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, 1 बार सी होगा और 2 बार डी होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे जब डी आया था तो यहां पे देखो 2 बार सी है, 1 बार डी है, 2 बार सी है। ठीक है, यहां पर देखो 2 बार डी है, 1 बार सी है, फिर 2 बार डी हो जाएगा। फिर देखो 2 बार सी है, 1 बार डी है, 2 बार सी हो जाएगा। फिर डबल डी, यहां पे 1 बार सी हो जाएगा। तो हमारा पैटर्न ही बन गया। क्या पैटर्न बनना है, डबल सी डी डबल सी, डबल डी सी डबल डी। और यही बार बार ऑल्टरनेट में यही बनता भी जा रहा है बार बार। अब हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी सी डबल डी सी। तो डी सी डबल डी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात समझ में आई, आ गई। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द नंबर, शब्द दिल्ली में अक्षरों के कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि दो स्वर एक साथ ना आए। दिल्ली में कुल मिलाकर के कितने शब्द हैं? पांच अक्षर है। शब्द तो कह रहे कि अक्षर 5 है, तो इसको व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने होंगे? 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 5 गुणा 4, तब तक गुणा करो जब तक 1 ना आ जाए। गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 यानी 120। यानी कुल तरीके से जो अरेंज कर सकते हैं वो 120 तरीका है। अब यहां पर देखो, यहां पे स्वर कितने हैं? तो वॉवेल की अगर हम बात करें तो यहां पे वॉवेल कितने हैं? तो वॉवेल है ई और आई, यानी यहां पे 2 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट है यहां पे डी एल एच, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि अगर दोनों स्वर एक साथ आए तो क्या लॉजिक लगेगा। तो हमने देखा 3 कॉन्सोनेंट है और एक इसको आइडेंटिटी, इन दोनों को एक ही मान लो आइडेंटिटी। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 का फैक्टोरियल, प्लस ये 2 वॉवेल एक साथ आने चाहिए तो गुणा हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या आएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर 2 का फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। यानी दोनों स्वर अगर एक साथ आएंगे तो उसके तरीके कितने हैं? 48। टोटल तरीके कितने हैं? 120। टोटल में से 2 स्वर एक साथ आने के अगर हम घटा देंगे तो एक साथ स्वर ना आने का तरीका निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा? 120 में से 48 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, यानी 72 ऐसे तरीके हैं जिनसे दोनों स्वर एक साथ नहीं आएंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले निकाला दोनों स्वर एक साथ आने का तरीका, फिर कुल तरीके में से माइनस कर दिया, तो जो बचा वो हमारा था दोनों स्वर एक साथ ना आने का तरीका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिखते हैं आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा आकाश, चैड, टॉम, चेरी, सैम, मॉन्टी, विक्रम, सारा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और सब के सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ये रहा केंद्र, तो सब के सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो सब के सब ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है सारा जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ टॉम है। तो सारा जो है वो टॉम के राइट में तीसरी है, तो ये हमने टॉम मान लिया। तो टॉम के राइट है पहली, दूसरी, तीसरी, ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी सारा। अब यहां पे एक बात समझने की कोशिश करिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सारा इज थर्ड टू द राइट ऑफ टॉम, एंड लगा हुआ है। एंड यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सारा टॉम की दाईं ओर तीसरी है, पर यहां पे मतलब पर लगा है, पर या फिर ये कह लो या और लगा हुआ है। तो जब भी कभी एंड लगा हो या बट लगा हो, यानी कि और लगा हो या लेकिन लगा हो, तो याद रखिएगा वो इशारा करता है पहले व्यक्ति की ओर, यानी फर्स्ट पर्सन की ओर। तो अगर हम देखें यहां पे तो फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा? तो फर्स्ट पर्सन सारा ही है। तो कह रहा है सारा जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सैम है। तो सारा जो है वो सैम के लेफ्ट में सेकंड है, यानी सैम को हमें यहां बैठाना पड़ेगा। अभी तो सैम के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड में सारा आ जाएगी। फिर कह रहा है चैड जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है सारा और टॉम का, तो यानी चैड यहां पर नहीं आएगा, चैड यहां पर नहीं आएगा, सारा के बगल में चैड नहीं आएगा, चैड यहां पर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 जगह हो गई, तो इसका मतलब चैट सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा और कोई जगह ही नहीं बची चैट के लिए। ये बात आप लोगों को दिख रही है? चैट सिर्फ एक ही जगह आएगा, विजिबल है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है मॉन्टी सेकंड टू द राइट ऑफ चेरी है और इमीडिएट नेबर ऑफ टॉम है। तो यहां पर क्या कह रहा है? मॉन्टी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ चेरी है, एंड तो एंड कौन किसके लिए हो गया? मॉन्टी के लिए। फुल स्टॉप लगाया ना, तो पहला व्यक्ति मॉन्टी हुआ। मॉन्टी नेबर है टॉम का, तो अगर मैं मॉन्टी को यहां बैठाता हूं तो मॉन्टी के सेकंड राइट में यानी पहले दूसरे राइट में चेरी आ जाएगा। अगर मैं मॉन्टी को यहां बैठाता हूं तो पहले दूसरे राइट में चेरी नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे सारा बैठी है। तो मैं मॉन्टी को कहां बैठाऊंगा? मैं बैठाऊंगा मॉन्टी को, मॉन्टी सेकंड टू द राइट ऑफ चेरी एंड मॉन्टी इज, अच्छा एक सेकंड रुकना, मॉन्टी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ चेरी है, यानी कि अगर हमने चेरी यहां पर लिया है तो चेरी के सेकंड टू द राइट में मॉन्टी है। और मॉन्टी क्या है भाई? मॉन्टी इमीडिएट नेबर है टॉम का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मॉन्टी को अगर मैं यहां बैठाऊं तो सेकंड टू द राइट में हमको चाहिए मॉन्टी। अगर ये यहां देखेंगे तो सेकंड टू द राइट में तो यहां पर आएगा, यहां पर देखोगे तो सेकंड टू द राइट में यहां पर आएगा। इसमें अगर मैं हिंदी वाले में देखूं तो क्या कह रहा है? चैट, सारा, टॉम और टॉम का पड़ोसी नहीं, मॉन्टी चेरी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और टॉम का पड़ोसी है।
तो यहां पे तो फिर एक कंजेशन सा आना चाहिए हमारे सामने कि सैम चैड है, चेरी जो है वो मोंटी के राइट में सेकंड पर बैठा है। यार फिर इसमें एक दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ये आएगी कि अगर हम चेरी को मान लो यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो ये चेरी है, तो मोंटी को फिर हमें यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन आप खुद देखो ना, ये हिस्सा लेफ्ट हुआ, ये राइट नहीं हुआ, ठीक है। तो या तो सॉरी, या तो इस क्वेश्चन में कोई कमी है। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विक्रम इज नॉट नेबर ऑफ सैम। विक्रम जो है वो सैम का नेबर नहीं होगा, तो विक्रम यहां नहीं आएगा, तो विक्रम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ टॉम। तो अब हमारे पास एक ही दोस्त बचा, कौन बचा? सारा हो गया है, सैम, मोंटी, विक्रम, टॉम, चेरी, आकाश। आकाश बचा हमारे पास यहां पर, तो आकाश हमारे पास यहां आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर फिर सेकंड टू द राइट की जगह फिर आपको इसको लेफ्ट ही मानना पड़ेगा। सब क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, क्योंकि देखो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहां पर बना है। यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉम के दाईं ओर दूसरे पे बैठा है? तो विक्रम जो है वो दाईं ओर दूसरे पे बैठा है। विक्रम जो है वो दाईं ओर दूसरे पर बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? विक्रम जो है वो दाईं ओर दूसरे पर बैठा हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ राइट लेफ्ट का कोई इश्यू होगा, ठीक है, ये क्योंककि ऐसे ये फिगर और ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही बना है। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन आ गया एनालॉगी का। क्या कह रहा है भाई कि 563 बन रहा है 7, ये कैसे बनेगा? तो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एसओडी। हम जो यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एसओडी। एसओडी मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग। तो जरा अंक का योग करते हैं, तो 5 + 6 + 3। अब आप, अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एसओडी क्यों लगाया, ये हमें कैसे पता है एसओडी लगाना है? कभी भी कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर बन जाए तो याद रखना सम ऑफ डिजिट ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट होगा, तो क्यूब 563 कोई क्यूब ही नहीं है जिसका क्यूब रूट करके आपको इंटीजर ले आओ, तो सम ऑफ डिजिट ही करो सबसे पहले। तो 6 5 11 3 14 आ गया, और 14 को 7 कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 7 बन जाएगा। सेम काम यहां पर करेंगे 196 के साथ। 1 + 9 + 6, तो 9 1 10 6 16, और 16 का आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। 8 हमें कहां दे रखा है? यहां पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा उसकी मां का भाई, यानी वो जो लड़की है, मान लो ये रही वो लड़की, गर्ल, तो उसकी मां के भाई, उसकी मां के भाई कौन हुए भाई? इस लड़की के कौन हुए? इस लड़की के हुए मामा। उसकी मां के भाई मेरी मां के पिता, तो मां के पिता कौन होते हैं? मां के पिता होते हैं नाना, और नाना का इकलौता बेटा कौन हुआ? मामा। तो यानी उसके मामा, इस लड़की के मामा मेरे मामा है। मान लो मैं किसी लड़की की ओर इशारा करके ये कहूं कि तुम्हारे मामा मेरे मामा है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। क्या? या तो वो मेरी मौसी की बिटिया होगी, अगर वो मेरी मौसी की बिटिया है तब भी हम दोनों के सेम मामा है, हाँ या ना भाई? सब आपकी कोई मौसी है, उस मौसी का कोई बेटा है या बेटी है, तो जो जिसको वो मामा कहता होगा आप भी तो उसी को मामा कहते होंगे। और दूसरा तरीका यह है, दूसरा जो केस बनेगा वो ये है कि हो सकता है वो मेरी ही मां की बेटी यानी मेरी बहन हो। तो दो केस निकले। तो यानी कि अब हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है? लड़की की मां अमर की क्या है? तो ये लड़की की मां अमर की क्या है? यहां पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, पहला या तो मौसी आएगा, दूसरा या तो मां आएगा। हम देखते हैं जरा यहां पे क्या है। सिस्टर हो नहीं सकता, ग्रैंड मदर हो नहीं सकता, यहां पे इन्होंने बुआ दिया इसलिए हम इसको काट देंगे, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, मां का। अगर यहां मौसी होता या मां होता तो फिर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, डेटा इनएडिक्वेट या आइदर और जैसे ऑप्शन की तलाश में रहते। लेकिन यहां पे इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि यहां पे आंट मतलब बुआ है, तो बुआ तो हो नहीं सकती, क्योंकि बुआ का बेटा जिसको मामा कहेगा उसको हम मामा नहीं कहेंगे कभी भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ 10 men इज डिक्रीज बाई 2। 10 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो गया जब उनमें से 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ गया। तो मान लो ये 10 लोग हैं और इनमें से कोई एक आदमी 60 किलो का था, इसको हटा दिया गया और इसकी जगह कोई इतना हल्का व्यक्ति आया, यानी कि 60 किलो वाला व्यक्ति को हटा दिया गया। उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को लाए जिसने पूरे क्लास का, क्लास है ना ये, चलो क्लास मान लो, एक क्लास में 10 लोग हैं, उसमें से कोई एक आदमी है जिसका 60 किलो का वजन है, उसको हटा दिया। उसकी जगह एक ऐसा आदमी ले आए
जिसने पूरी क्लास का औसत 2 से कम कर दिया, यानी कि जो व्यक्ति आएगा वो 60 किलो से कम का होगा, है ना। तो 60 किलो से कम का होगा तो सारे ऑप्शन 60 किलो से कम के हैं। अब 60 से कितना कम होगा, तो हमने यहां पर देखा 60 से कितना कम होगा ये हमें चेक करना है। मैं यहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, सीधे दिमाग का इस्तेमाल करिए और इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की हैसियत ही यही है कि आप इसको 10-20 सेकंड से ज्यादा समय ना दें, खासतौर से रिप्लेसमेंट में। हमें यह पता है कि 60 किलो का जो आदमी गया होगा उसकी जगह जो आया होगा वो 60 से कम होगा। 60 से कितना कम होगा, तो वो क्या कह रहा है कि 10 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हुआ, यानी 10 के 10 व्यक्तियों पर 2-2 किलो का इंपैक्ट पड़ा होगा। भाई औसत क्या होता है, हर किसी में बराबर बराबर बढ़ता है। तो अगर 2 किलो का औसत कम हुआ है 10 लोगों पर, यानी 10 में से हर किसी का वजन 2-2 कम हुआ होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 में से हर किसी का वजन 2-2 किलोग्राम कम हुआ, तो उस व्यक्ति का वेट कितना होगा, 60 - 20, यानी कि उस व्यक्ति का वेट होगा 40 किलो। हमने बिना सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। उस व्यक्ति का वेट कितना होगा, तो उस व्यक्ति का वेट होगा 40 किलो। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैरा सम ऑफ प्रेजेंट एज, यानी माता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। तो हम मान लेते हैं माता और सन की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है। बहुत ध्यान से सुनना, 6 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु के 5 गुना थी। यानी कि माता की आयु से अगर 6 वर्ष घटा दो तो पुत्र की आयु के 5 गुना थी, तो पुत्र की आयु से भी 6 वर्ष घटेंगे, क्योंकि हर दोनों लोग 6-6 साल पीछे जाएंगे। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी हमें बताना है कि 6 वर्ष बाद, मतलब आज माता और पुत्र दोनों को मिला दो तो 60 साल के हैं। 6 साल पहले माता की उम्र से 6 साल कम करो, पुत्र की उम्र से 6 साल कम करो, तो वो दोनों एक दूसरे की उम्र के 5 गुना थे। और आज से 6 साल बाद कितना होगा, तो सबसे पहले एक काम करो, 6 साल बाद जो है वो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले देखो प्रेजेंट एज के ऑप्शन क्या क्या है, तो इन सब में से 6 साल घटा दो, सब में से 6 साल घटा दो तो प्रेजेंट एज के ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 6 साल बाद क्यों पूछ रहा है ना। तो अगर हम 6 साल घटाएं तो यहां पे कितना आ जाएगा, 17, यहां पे 6 घटाओ तो 16, ठीक है, यहां पे 6 घटाओ तो 14, और यहां पे 6 घटाओ तो 15, यानी वर्तमान आयु के ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। फिर ये क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु से भी अगर आप 6 साल पीछे चले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो माता और इनकी उम्र जो है 5 गुना हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं जरा, सबसे पहले ये देखो, अगर पुत्र की वर्तमान उम्र इतनी है तो माता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो हम यहां लिख लेते हैं माता, और माता की वर्तमान उम्र कितनी, देखो आपको समझा रहा हूं इसलिए ये काम देर में हो रहा है, वरना हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से ही करेंगे और जल्दी हो जाएगा काम। माता की वर्तमान उम्र कितनी, याद रखना माता और पुत्र को जोड़ोगे तो 60 बनेगा, तो 17 में क्या जोड़ दो जो 60 बने, 43, 16 में क्या जोड़ दो 44, 14 में क्या जोड़ दो 46, और 15 में क्या जोड़ दो तो 45। तो माता और पुत्र की जो उम्र है वो 60 साल होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई करा करके देख लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है माता में 6 साल अगर कम करो तो पुत्र के 6 साल कम करो तो ये 5 गुने का अंतर आएगा। तो जरा एक काम करते हैं, 6-6 साल जरा जल्दी से कम कर लेते हैं और देखते हैं किस में आ रहा है। 6 साल कम करो इसमें तो कितना आएगा, 11, यहां पे देखो 6 साल कम करो तो 10, यहां पे देखो 6 साल कम करो तो 8, यहां पे देखो 6 साल कम करो तो 9, यहां पे 6 साल कम करो तो 3 और 3 यानी 36 आ जाएगा, यहां पे 6 साल कम करो तो 4 और 2 यानी 38 आ जाएगा, यहां पे 6 साल कम करो तो 40 आ जाएगा, यहां पे 6 साल कम करो तो 39 आ जाएगा। अब देखो भैया 5 गुना 11 इंटू 5 36 होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 इंटू 5 38 होता है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 इंटू 5 40 होता है, हाँ, तो ये ऑप्शन होगा। और 9 इंटू 5 45 होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, जहां पर हम इक्वेशन बना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे हमने बस 2 बार 6-6 घटाया और करेक्ट आंसर ले आए। एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए, क्लियर हुई ये बात। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा नंबर इनमें से 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 9 से 18 डिवाइड होता है ना, 9 से आपका 36 डिवाइड होता है, 9 से आपका 45 डिवाइड होता है। तो ये सब कैसे डिवाइड होते हैं, क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिवाइड होता है। तो 1 + 8 यानी कितना आएगा, 9 आएगा। ये 3 + 6 यानी कितना आएगा, ये भी 9 आएगा। 4 + 5 ये कितना आएगा, तो ये भी 9 आएगा।
तो यानी सम ऑफ डिजिट अगर 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो देखो भाई 6 7 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 8 33। तो 33 का मतलब कितना हुआ, 3 + 3 यानी 6। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखो 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 5 31। 31 को अगर हम जोड़े तो 3 1 4, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखो 4 5 9 6 15, 15 7 22, 22 8 40। तो 40 का मतलब ये 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 5 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 और 9 27 और 9 36। तो 36 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट करके देख लो, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, या ऐसे मान लो सम ऑफ डिजिट अगर 9 आ रहा है, 3 + 6 9 आ रहा है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, तो 44 साल है। तो फादर और सन की आयु का योग कितना है, 44 साल है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु में 6 वर्ष जोड़ो, सन की आयु में 6 वर्ष जोड़ो। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो 3 गुना हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है भाई। सबसे पहले देखो 38 6 44, 6 44 44 44, तो 44, ये वाली कंडीशन तो हर किसी में फॉलो हो रही है, तो ये कंडीशन हमारे किसी काम की नहीं। अब जो हमारी कंडीशन काम की वो यही है, पिता की आयु में 6 साल जोड़ो, सब में 6 साल जोड़ दो, तो 38 और 6 कितना हो गया, 44। 36 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 42। 38 और 6 ये हो गया 44। 35 और 6 ये हो गया 41। 37 और 6 ये हो गया 43। फिर इसमें भी 6 जोड़ो, 8 6 14, 6 6 12, 9 6 15, 7 6 13। क्या ये 4 गुना है, कितने गुना, 3 गुना। 14 3 42, ये तो है। 12 3 36, ये नहीं है। 15 3 45, ये भी नहीं है। 13 3 39, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कहीं पर देखो इक्वेशन बनाई, बस 5 6 माइनस करना यार, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब मैथ है तो कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नजरों थोड़ी सॉल्व हो जाएंगे देखते ही, थोड़ा बहुत तो हमें यहां पे एक्टिव रहना ही पड़ेगा। यहां पर क्या कह रहा है, 5 है, फिर 11 है, 17 है, 23 है, और इसका 100वां पद हमें बताना है। तो पहले यहां पे देखो कितने का अंतर है, 6 का। यहां पे देखो 6 का अंतर है, हर जगह 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर nth टर्म का सम आपको बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, जहां पे a हमारा होता है फर्स्ट टर्म और d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो भाई फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 5 है, प्लस nth टर्म n, कौन सा 100वां क्रमांक बताना है, तो 100, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। तो 100 - 1 गुणा कर देंगे 6 से, 100 - 1 गुणा कर देंगे किससे, 6 से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 99 गुणा 6। देखो 100 से 6 को मल्टीप्लाई करो 600 और 6 घटा दो, तो 600 में 6 घटाओ तो कितना आएगा, 594। तो 594 + 5 यानी 599। क्या हमारे पास कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बहुत ध्यान से मैं आपको ये बात कह रहा हूं, ये फॉर्मूला याद कर लेना, जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। फिर से लिखे दे रहा हूं, सम ऑफ nth टर्म बराबर nth टर्म का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a + n - 1 d के। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल बनेगा और डायरेक्टली आप कर भी लोगे। मिसिंग नंबर बताना है, यहां पर क्या है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 है, 180 है, क्वेश्चन मार्क है, और 448 है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 8 - 4। ये क्या बनना है, ये बनना है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 27 - 9 जो कि होता है 18। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 64 - 16। तो 64 - 16 यही 48 होता है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 125 - 25 यानी कि 100। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो 216 - 36 यानी 180। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर देखते हैं कितना है, 343 माइनस में 49, 13 में से 9 गया 4, और फिर यहां पे 13 आ गया,
तो 4 तो खैर आखिरी में एक ही जगह आ रहा है, 13 में से 4 गया 9 और 2, 294 हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया हमारा 294। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? NC12 और NC11। तो मैंने आपको बताया था कि NCX बराबर NCY है, तो n बराबर क्या हो जाता है? x प्लस वाई। तो यहां पर कितना है? 12 प्लस 11, तो ये कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अब कर भी चुके हैं पिछले ही उसमें। फिर यहां पर देखते जरा अगले क्वेश्चन में 171st टर्म का हमको बताना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे बताया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम करेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या कह रहा है 171 वाला? सबसे पहले यहां पर देखो ये जो 12 है, पहले चेक करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ये 22 है, 32 है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 और 10 का आ रहा है। ठीक है, तो 171 टर्म का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो पहला टर्म हमारे पास इसमें क्या है? यहां पर है 12 और nth टर्म कितना है यहां पर? तो 171 है माइनस 1 और d यानी डिफरेंस हमारे पास कितने का है? तो 10 का है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 170 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1700, सॉरी 12 प्लस 1700, 12 प्लस 1700, तो ये आ जाएगा 1712। 1712 कहीं ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ध्यान से देखिए, इसमें भी सेम काम हम लोगों ने करा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने एवरेज का। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पे कह रहा है एवरेज ऑफ पी नंबर इज क्यू स्क्वायर, दैट ऑफ क्यू नंबर इज पी स्क्वायर। तो पी नंबर का जो एवरेज है, पी का जो एवरेज है वो कितना है? वो है क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं पी का सम पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पी इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। फिर यहां पर क्या कह रहा है? क्यू नंबर का जो एवरेज है, तो क्यू नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? वो है पी स्क्वायर। तो क्यू नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्यू इंटू पी स्क्वायर। अब हमें बताना है एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू, तो हमें बताना है पी प्लस क्यू का एवरेज क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखो भाई इन दोनों को जोड़ दो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, और अपॉन में क्या कर दो, क्योंकि पी और क्यू का बताना है तो नीचे हो जाएगा पी प्लस क्यू, जिसका एवरेज बताना होता है वही हो जाता है। यहां पे स्मॉल क्यू लिखते हैं यहां पे। तो अब अगर हम देखें यहां पर, तो हम पी प्लस क्यू जरा यहां पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे देखो पी प्लस क्यू नहीं कॉमन लेंगे, हम यहां पे पी क्यू कॉमन लेंगे। पी क्यू अगर हम कॉमन लेंगे यहां पर, तो यहां पर देखो पी तो आ गया, क्यू आ गया और एक क्यू बच गया, जबकि यहां पर देखो क्यू पी आ गया और एक पी बच गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा पी क्यू। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बचा पी क्यू। तो करेक्ट आंसर आ गया सी ऑप्शन। अगर आपके मन में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे हुई, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा है जरा देखो। यहां पे हम लोगों ने एक बेसिक, यहां पे हम लोगों ने क्या करा है, यहां पे हम लोगों ने देखा है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 2 नंबर का एवरेज 40 है। ठीक है, तो 2 नंबर का सम कितना होगा? 2 नंबर का सम कितना होगा? तो आप कहोगे 2 नंबर का सम होगा 40 गुणा 2 यानी 80। तो इस चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल करा है यहां पर। जैसे यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पी संख्याओं का औसत कितना है, तो हमने ये माना कि पी संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, एवरेज कितना है, वो है क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पी नंबर का सम कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं, इसको इसको गुणा कर दो, तो पी गुणा क्यू स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने करी है। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप एवरेज आराम से निकाल लोगे, फिर एवरेज में कुछ है ही नहीं, फिर तो ये बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसको जरा देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। यहां पर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ई है, फिर एच है, फिर एम है, फिर यू है। बगैर प्लेस वैल्यू के इस टाइप के क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 1 2 3 5 8 13 21। अगर मैं यहां पे अंतर देखूं तो 0 का आएगा,
यहां पे देखो तो 1 का आएगा, यहां पे देखो तो 1 का आएगा, यहां पे देखो तो 2 का आएगा, लेकिन इससे आप कुछ खास नहीं समझ पाओगे। तो अब जरा देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर मान लो मैंने यहां पे लिखा ए बी सी ई एच एम यू, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। चलो अच्छा, इसकी जरूरत नहीं तो ऐसे ही पकड़ में आ गया। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 + 5 कितना हो गया, देखो 13 हो गया। 13 + 8 कितना हो गया, 21। और अब हम क्या करेंगे, 21 + 13, तो 21 + 13 कितना होता है, तो ये होता है 3 1 4 और 2 1 3। यानी यहां पे कौन आएगा, वो जिसकी प्लेस वैल्यू 34वीं है। कौन आएगा भाई, वो जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 34वीं है। आप कहोगे सर कुल मिलाकर के जो लेटर है वही 26 है, तो 34वीं प्लेस वैल्यू पे कौन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लेटर, ये जो सीरीज होती है लेटर की ए से लेके जेड तक, ये अपने आप को क्या करती है, साइकिल के फॉर्म पे चलती है। जैसे ए बी सी डी और फिर क्या आएगा, एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर से ए बी सी डी आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि ए की पहली प्लेस वैल्यू 1 होगी, दूसरी 27 होगी, क्योंकि ये साइकिल में चल रही है। तो अगर आपको जानना है कि 34वें पे कौन आएगा, तो आप कुछ ना करो, 34 में 26 माइनस कर दो, यानी 8 आएगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि 8th वाला आएगा, और 8th में कौन आता है, एच आता है। और एच हमें यहां पर दे रखा है कहीं, ये रहा। बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको सीरीज बना करके नहीं, बल्कि डायरेक्टली यहां पे डिफरेंस करके ही बता दिया है कि यहां पे क्या आएगा। ध्यान से एक बार चेक करिए और फिर बताइए अगर आ गया है। क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एबीसीडी 5 डिफरेंट नेचुरल नंबर है और सब 5 से बड़े हैं। तो 1 2 3 4 5, और सबके सब 5 से जो हैं वो बड़े हैं। ठीक है, ईच नंबर एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सम नंबर फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, जो हर एक नंबर है, यहां पे क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या समूह में किसी किसी संख्या का गुणज है, यानी मल्टीपल है। यदि इनका औसत 24 है, तो 5 नंबर का जो एवरेज है वो 24 है। तो 5 नंबर का सम क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको यही समझाया था, ये हो जाएगा 24 में से गुणा कर दो 5 का, यानी सम आ जाएगा 120। यानी अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो वो बराबर आ जाएगा 120 के। ठीक है भाई, तो हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या समझो, 5 से जस्ट एक बड़ी संख्या होती है 6। 5 से जस्ट एक बड़ी संख्या होती है 6, ठीक है, और 24 से का गुणज भी है। तो हमने यहां पे 6 लिख लिया, यहां पे क्या लिख लिया, 6। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, या स्मॉलेस्ट में चलो यहां पे लिख लेते, सबसे स्मॉलेस्ट है। अब 6 का जरा पहाड़ा पढ़ो, 6 × 2 12, फिर 12 6 18, फिर 18 6 24। तो ये तो हमारे हो गए क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 24 और 24वीं संख्या, सॉरी चौथी संख्या। अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये कितना बनेगा, 24 + 18 + 12 + 6। तो 12 6 18, 18 18 36, 36 और 24 60, यानी 60 आ गया। और टोटल कितना बनना है, 120, यानी 120 में से 60 कम करो, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हम 60 ले सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या हम ले सकते हैं, हम 60 ले सकते हैं। ठीक है, और आप चेक कर लो तो एवरेज भी आपका 24 ही आएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि नंबर 5 से बड़े हैं, तो सबसे पहले 5 से बड़ा नंबर 6 मान लिया, फिर 6 के मल्टीपल लिए 12 18 और 24, फिर सबको जोड़ करके 120 से घटा दिया तो 60 बना। यानी जो अगली बड़ी संख्या बन सकती थी वो कितनी बन सकती, 60, क्योंकि हमें सम 120 ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया हमारा रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग का, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि PORT पोल्ट, पोल्ट क्या बन रहा है, पोल्ट बन रहा है NRNY। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 16 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 14 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 25 है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -2, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है +3, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -2, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -2 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 18 और 14 NRNY, ये हो रहा है -4 हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, 20 और 25, तो ये हो रहा है +5। तो -2 +3 -4 +5। तो यही काम हम करेंगे बेसल के साथ, BASEL बेसल। सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है,
तो माइनस का 2 अगर हम करेंगे तो 2 में से 2 घटाओ 0, 0 का मतलब होता है z। फिर ये 1 है, 1 में क्या करेंगे +3 करेंगे, तो +3 यानी 4, 4 का मतलब d, zd से देखो ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर माइनस का 4 करेंगे तो 19, 19 में से 4 घटाओ तो 15, 15 माने o, तो यानी ये भी ऑप्शन कट गया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा +5, तो 5 + 5 यानी 10, और ये 12 है, ये हो जाएगा -6, तो 12 में से 6 घटाओ तो f आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन आ गया। हालांकि ऑप्शन एलिमिनेशन से हम 2 स्टेप पहले भी आंसर ला सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए यहां पे मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक एक चीज यहां पे करके बताऊं। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विनोद की जो कक्षा में ऊपर से रैंक है वो कितनी है? तो हमने मान लिया कि टॉप से विनोद की रैंक कितनी है, 10वीं है, और नीचे यानी बॉटम से जो विनोद की रैंक है वो कितनी है? तो बॉटम से रैंक है उसकी 32वीं। कक्षा में कुल व्यक्ति बताने में, तो कुल व्यक्ति का फॉर्मूला होता है टोटल पर्सन इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप कितना है 10, बॉटम कितना है 32 -1, तो टोटल बराबर कितना आ जाएगा 42 -1 यानी 41। आप इसको लेफ्ट प्लस राइट -1 भी कह सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 भी कह सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, और ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की आपसे डिमांड करता है, और करता है तो चलो ठीक है फिर करेंगे। कह रहा है पी ने एक एसी खरीदा है, तो पी की जो कॉस्ट प्राइस है एसी खरीदने की वो कितनी है 25,600 है। ठीक है, इसने 750 रुपए ट्रांसपोर्टेशन को दिए हैं, तो यानी 750 रुपए ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें हम जोड़ेंगे, तो टोटल सीपी कितनी आ जाएगी 0, 5, 7, 6, 13, 6 और 2, यानी 26,350 रुपए का एसी खरीद करके लाया है। और इसने बेच दिया है कितने में? तो इसने बेच दिया है 32,674 रुपए में बेच दिया है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो पहले प्रॉफिट देखो कितना आएगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो जरा देखते हैं यहां पर, तो प्रॉफिट निकालते हैं 32,674 में जरा माइनस करते हैं 26,350, 26,350, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 में से 26 गया तो 6, तो 6,324 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, 6,324 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी है 26,350 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, 0 से ये 0 चला गया। अब अगर हम यहां पर देखें 5 3 8 6 14 तो 16, 5 से काटो, 5 × 5 25, एक कैरी हो गया, 5 दूनी 10 और 7, और 5 से चला गया 2 बार में, 7 2 9, 9 5 14। अब ये किससे जाएगा? ये चला जाएगा आपका 17 से, 17 3 51, 17 एकम 17, और ये किससे चला जाएगा? ये भी जाएगा 17 से, 17 3 51, 51 का मतलब अगर हम यहां पर देखें तो कितना आ गया 112, यानी 12 यहां पर बच गया। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो 17 7, या हम 31 से ही सीधे ले जाएं क्या इसको? एक 119, 119 मतलब 7 बार में अगर हम ले जाएं यहां पे तो कितना आ गया 3 आ गया, 17 दूनी 34 आ गया। ठीक है, 31 से अगर हम इसको ले जाएं, अब 372 क्या 31 से कटेगा? कटना तो चाहिए यार। अगर 31 से ले जाएं तो यहां पे कितना आ जाएगा 6 और एक, हाँ कट गया पूरा। ठीक है, ये कट गया, ये कितना आ गया? ये आ गया 12, तो 12 ये और 2 ये, तो 12 गुणा 2, यानी ये हमारा कितना आ गया 12 गुणा 2, ये कितना आ गया? ये आ गया 24%, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर है। थोड़े बड़े नंबर से भी यार कभी कभी काटना पड़ जाता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलत कर रहा हूं। हालांकि ठीक है, आप लोग रफ में करोगे तो अच्छा ही करोगे, ठीक है। हमें क्या होता है कि थोड़ा एक ही बार में कर दें तो ज्यादा सही रहता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 24%। फिर से एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, और ये क्वेश्चन भी हमारा है किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये कह रहा है MFETO, MFETO का कोड है NGDUN, NGDUN।
ये देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है +1, 6 7 +1, ये हो रहा है -1, ये हो रहा है +1, ये हो रहा है -1, +1 +1 -1 +1 +1। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, जहां पर भी कॉन्सोनेंट है, जहां पर भी कॉन्सोनेंट है वहां क्या हो रहा है, देखो +1 हो रहा है, कॉन्सोनेंट जहां पर भी वहां हो रहा है +1, और जहां पर भी वॉवेल है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है -1। तो अब हमें किसका निकालना, अब हमें निकालना है लेनिन का। तो कॉन्सोनेंट है +1 यानी L+1 M, -1 यानी D, N+1 यानी O, -1 यानी 9 में गया 8, और +1 यानी O, MDOHO, MDOHO यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया। MDOHO यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा इज्जत देना चाहूंगा क्योंकि रेदर देन सिंपल प्लस माइनस से ये आपको क्या कर रहा है, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे खेलना सिखा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरी नजरों में ज्यादा अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने सीरीज का। तो यहां पे क्या आ गया 34, फिर क्या आ गया 38, फिर ये आ गया हमारे पास 54, फिर आ गया यहां पे 90, और यहां पर आ गया 154। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम यहां पे डिफरेंस निकालेंगे। 4 का डिफरेंस हुआ, यहां पे कितने का डिफरेंस हुआ, 14 में 4 गया, 16 का डिफरेंस हुआ, यहां पे कितने का डिफरेंस हुआ, 6 60 और 30 यानी 36 का डिफरेंस हुआ, यहां पे कितने का डिफरेंस हुआ, 4 और 15 में से 9 गया 6, 64 का डिफरेंस हुआ। ये देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो अब अगला हो जाएगा हमारे सामने क्या, 10 का स्क्वायर यानी 100, और 154 में अगर 100 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 254। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 254। यहां पर एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने फिर से रक्त संबंध का। क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, यानी किसी फोटो की तरफ देख करके ए कह रहा है कि वो मेरे पिता के भाई। अच्छा थोड़ा सा ना चीजों को तोड़ना सीखो, हर चीज के लिए पेन मत ढूंढो। वो मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई को हम ये कह सकते हैं कि वो मेरे चाचा, हाँ या ना। तो वो मेरे चाचा की इकलौती बेटी है, यानी वो मेरे चाचा की बेटी है। तो फोटोग्राफ में दिखाई देने वाली लड़की ए की क्या हुई, कजिन हुई, चचेरी बहन हुई, चाचा की बेटी है, चचेरी बहन हुई। ए और बी किसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है भाई। तो ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, और बी अकेले उस काम को 180 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उस काम को 180 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी मिलाकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई बात नहीं, सबसे पहले टोटल काम निकालो। टोटल काम क्या होगा, टोटल काम होगा इन तीनों का एलसीएम। तो जरा देखते हैं, 40 120 और 180 का एलसीएम कितना आएगा, यही है ना। हाँ, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से मत काटो, बड़ी संख्या से काटो। यहां पे 10 से काटा हमने, तो ये आ गया 4 12 और 18। अब इसको क्या करो, उसको 6 से काटो सीधे, तो ये आ गया 4 2 और 3। अब यहां पर क्या करो, इसको 2 से ले जाओ, तो ये आ गया 2, ये कट गया, और ये आ गया 3। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये 2 आ गया, तो यहां पे ये कट गया, और यहां पे आ गया 3, और यहां पे 3 ले लिया तो ये भी कट गया। तो कितना आएगा भाई, देखो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 6 72, 72 गुणा 10 यानी 720। तो टोटल काम कितना आ गया, 720 आ गया। अब एक बात बताओ, जो 40 की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, यानी 10 गुणा 2 गुणा 2 यानी 40 हो गया, तो उसके साथ कितना हुआ 18, यानी 720 अपॉन 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 720 अपॉन 120 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 720 अपॉन 180 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमने सबकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमें एक बात पता है कि बी की एफिशिएंसी 4 है, जबकि बी प्लस सी की 6 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 4 में ऐसा क्या जोड़े जो 6 आ जाए, तो आप कहोगे 4 में 2 जोड़ दो, यानी इससे हमें पता चल गया सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। फिर यहां पर देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 18 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 18 है, जबकि बी अकेले की कितनी है, 4 है। तो 4 में क्या जोड़ो जो 18 आ जाए, तो आप कहोगे 14, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14 आ गई। तो देखो इधर सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 14 आ गई। अब हमें यह बताना है कि ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। हमें यह बताना है कि ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो टाइम टेकन बाय ए और सी,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है भाई, वर्क तो सेम है 720, और एफिशिएंसी किसकी किसकी लेंगे, तो ए और सी की लेंगे। सी की 2 है, ए की 14 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 16। ये 16 कैसे आया, 14 + 2 से। तो अब जरा हम ले जाते हैं यहां पर 8 से ले गए 2 बार में, 8 9 और 0, 2 से हम ले गए ये 45 बार, यानी ए और सी मिल करके काम करेंगे तो 45 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या था, हमने बी की एफिशिएंसी से सी की एफिशिएंसी निकाली और ए की एफिशिएंसी निकाली, दोनों को जोड़ के टोटल काम से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये पता चल गया ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, 45 9 3 15 और 2। क्या कह रहा है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो प्लस का मतलब यहां पर आ गया डिवाइड। फिर कह रहा माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 9 × 3, 9 और 3 के बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो 3 और 15 के बीच में है प्लस, तो यहां पे प्लस हो गया। और डिवाइड का मतलब माइनस, तो यहां पे माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा 45, यहां पे गुणे में 1/9 कर दो, यहां पे गुणे में 3 कर दो। 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 15 बार में, 15 और प्लस 15 - 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13। तो 13 और 15 ये कितना हो गया, ये हो गया 28। 28 हमारा आंसर। 13 और 15 कितना हो गया, ये हो गया 28। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है रेड ग्रीन और ब्लैक बॉल का रेशियो में दे रखा है। तो रेड ग्रीन और ब्लैक बॉल का हमें रेशियो यहां पर कितना दे रखा है, 3 5 7, 3 5 और 7 का। यहां पर कह रहा है कि 75 ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल का रेशियो कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 75/5, तो ये कितना आ जाएगा 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। हमें बताना है टोटल कितनी बॉल है, तो 5 3 8 7 15, भाई 3 + 5 + 7, 7 5 12, 12 3 15, यानी 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 × 15, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो ये आ जाएगी 225। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सोहन जो है वो राम से बड़ा है, बट मैंने बताया था एंड और बट फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो सोहन जो है वो राम से बड़ा है, लेकिन वही सोहन महेश से छोटा है। तो वही सोहन महेश से छोटा है, महेश राजन से बड़ा है, तो महेश जो है वो राजन से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है लेकिन वही महेश गौतम से छोटा है, वही महेश गौतम से छोटा है। राम राजन से बड़ा है, राम राजन से बड़ा है। तो अब हमें यह बताना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। देखो यहां पर देखो मोहन, ये कौन है, महेश, महेश बड़ा है, तो महेश तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। फिर देखो गौतम, गौतम भी बड़ा है, तो गौतम भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। फिर देखो राम, राम भी राजन से बड़ा है, तो राम भी छोटा नहीं हो सकता। क्या राजन किसी से बड़ा है, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राजन। इसको बनाने की नहीं जरूरत है, बस इसको देख के बताने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज का 7, फिर 10, फिर 8, फिर 11, फिर 9, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो ये ऑल्टरनेटिवली बढ़ रहा है, +1 +1, तो अगला क्या हो जाएगा +1 यानी 10। फिर यहां पर देखो ये क्या हो रहा है +1, ये क्या हो रहा है +1। तो अगर यहां पे कोई आंसर आ रहा होता तो ये 13 हो जाता, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो हमारा तो आंसर 10 ही हो गया। ऑल्टरनेट सीरीज है बस। यहां पर आते हैं, क्या कह रहा है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहा है 15 अगस्त 2025 को फ्राइडे, तो 96 दिन बाद क्या होगा। तो फ्राइडे के 96 दिन बाद क्या होगा, तो 96 में से पहले हफ्ते काटो, तो कितना आएगा भाई। देखो यहां पे अगर हम 96 को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, समझना। ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहां पे 26 आ जाएगा, 7 3 21, तो यहां पर आ जाएगा 5। तो आप ऐसे बोलोगे कि 96 दिन का मतलब होता है, 96 दिन का मतलब होता है 13 हफ्ते +5 दिन।
13 हफ्ते प्लस 5 दिन। तो मुझे ये बताओ, शुक्रवार में अगर 13 हफ्ते जोड़ोगे तो शुक्रवार ही आएगा। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पे 96 अगर 22/7 करोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, +5। तो यानी फ्राइडे में आप 5 दिन जोड़ दो। 96 दिन का मतलब हुआ 13 हफ्ते 5 दिन। शुक्रवार में 13 हफ्ते जोड़ोगे 13 ही हफ्ते आएंगे। तो ये हफ्ते से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें ये एडिशनल डेज से मतलब होता है। तो 5 दिन, तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ो, शनिवार, फिर आपका क्या आएगा, इतवार, फिर आपका आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, फिर बुधवार। तो 5 दिन जोड़ने पे क्या आ जाएगा, बुधवार। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। तो इसी के साथ यहां पे हम लोगों ने इस श्रृंखला को भी कर दिया है समाप्त। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।